साथियों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा मूल अधिकार भाग 1, जिसमें हमने अध्ययन किया समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार नंबर 4। तो साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन मेरे साथियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो वास्तविक रूप से गहन अध्ययन कर रहे हैं। साथियों ये वो फैक्ट है जो मैंने 3-4 किताबों से या यूँ कहें नोट्स वगैरह से संजोए हैं। तो आपको ये संजीदा हुआ मैटर मिल रहा है, तो ये फैक्ट बड़े ही काम आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो मैंने इसमें नोट की हुई है। तो साथियों गहनता से इसका अध्ययन करना ये आपको ज़रूर फ़ायदा दिलाने वाले हैं। शुरू करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में यह बताया गया है कि अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 25 मानवतावाद के अधीन नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य जैसे कोई जागरण वगैरह करना, भंडारा करना, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य, ऐसी कोई शिक्षण संस्था जहाँ सर्वधर्म के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात अनुच्छेद 28 में वर्णित है। साथियों बात करते हैं मूल अधिकार नंबर 5। मूल अधिकार नंबर 5 का नाम है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अथवा अपनी भाषा, अपनी लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। साथियों अनुच्छेद 28 में हमने पढ़ा कि किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, और यही बात अनुच्छेद 30 में देखने को मिलती है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो साथियों ये केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। तो इसे अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 28 है उसमें हमें अपने अपने धर्म के प्रति अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किसी शिक्षण संस्था में नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है, केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अब देखिए साथियों, अल्पसंख्यकों से जुड़ता हुआ या यूँ के इसकी कनेक्टिविटी देखिए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जहाँ अल्पसंख्यक शब्द आया मैंने उससे संबंधित जो चीज़ थी वो यहीं नोट की है। ये फैक्ट आपको बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो साथियों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 17 मई 1993 में किया गया था। भारत में अल्पसंख्यक समूह कौन कौन से हैं साथियों, एक नज़र। मुस्लिम संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सिख संप्रदाय, पारसी संप्रदाय और जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय को 27 जनवरी 2014 को जोड़ा गया था। 1, 2, 3, 4, 5 को 23 अक्टूबर 1993 को घोषित किया गया था। ये जो हमने पढ़े 5 मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी, इनको 23 अक्टूबर 1993 को अल्पसंख्यक समूह में शामिल किया गया, और जैन को 27 जनवरी 2014 को जोड़ा गया। साथियों बात करते हैं अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार नंबर 6। मूल अधिकार नंबर 6, क्योंकि जो संपत्ति से संबंधित अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 में यह वर्णित है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये उल्लेख अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अब देखिए साथियों, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिटें जारी करता है, और ये कौन कौन सी रिटें हैं देखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1 रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए इसे बोलते हैं हेबियस कोर्पस। क्या वर्णित है इसमें कि व्यक्ति सशरीर उपस्थित होना या शरीर प्राप्त करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। उक्त व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि हिरासत में बंद व्यक्ति को सशरीर निश्चित उद्देश्य, समय, स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाएगा। फिर आता है 2 नंबर पे परमादेश, जिसे बोलते हैं मैंडेमस। इसमें क्या वर्णित है, इसमें बताया गया है कि हम आदेश देते हैं या आज्ञा देना। इसमें मांग और इनकार नियम समाहित होता है, अथवा अधिकारी ने न तो काम किया न इनकार कर सकता है। ये अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन करे। जिसके ऊपर लागू नहीं होती वो कौन कौन है, क्या
परमादेश। परमादेश रिट जिन व्यक्तियों पर, जिन संस्था पर लागू नहीं होती वो कौन कौन सी है देखिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध, गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तो ये सारी जरूरी नहीं है, स्वयं विवेक पर आधारित है। फिर बात करते हैं 3 नंबर रिट प्रतिषेध, जिसे बोलते हैं प्रोबेशन। उच्चतम या उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय अधिकार का उल्लंघन करना या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, उसे प्रतिषेध बोलते हैं। साथियों 4 नंबर पे जो रिट आती है वो है अधिकार परीक्षा, जिसे बोलते हैं को वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार या प्राधिकार से इसमें व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति पद पर कार्य कर रहा है, यह जानने के लिए कि कहीं वह व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से तो पद पर नहीं बैठा है, ये पूछने के लिए अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी की जाती है। साथियों नंबर 5 पे आती है उत्प्रेक्षण लेख, सर्टियोट। इसमें साथियों उच्चतम या उच्च न्यायालय लेख द्वारा जो नीचे की अदालत होती है उससे किसी मुकदमे को हटाकर उस स्तर पर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। उत्प्रेक्षण हिंदी का एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ भी होता है ऊपर की ओर भेजना। अब साथियों ये थे हमारे मूल अधिकार। अब कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? अनुच्छेद 14 सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान नहीं है। SC/ST हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन, बाल श्रम निषेध, विधायिका में SC/ST हेतु आरक्षण। तो सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान कौन सा नहीं है? SC/ST है, बाल श्रम है, विधायिका में SC/ST हेतु ये भी है, तो सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन ये सामाजिक न्याय नहीं है। आगे देखिए साथियों, सही कथन की पहचान कीजिए कि सही कथन कौन सा है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। साथियों ये 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। ये थे साथियों आज के प्रश्न, आज की कक्षा। तो साथियों कैसे लगे मूल अधिकार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। साथियों ये जो नोट्स है वो मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए नोट्स है जो आपको ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।